नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। मेरे इस YouTube चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के वीडियो के साथ प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो देखने में आते हैं। समाज का कोई भी स्तर हो, आदिम और सभ्य, समाज के प्रत्येक स्तर पर किसी न किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था आवश्यक रूप से देखने में आती है। सामाजिक व्यवस्था एक स्थायी अवधारणा नहीं है, बल्कि देश काल के अनुरूप सामाजिक व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन देखने में आते हैं। सामाजिक व्यवस्था के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से विचार टालकट पार्सन्स ने किया। उन्होंने अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन जो 1937 में प्रकाशित हुई और उसके पश्चात दिस सोशल सिस्टम जो 1951 में प्रकाशित हुई, उन दोनों पुस्तकों में उन्होंने सामाजिक व्यवस्था की चर्चा की। टालकट पार्सन्स का यह मानना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते भी उसकी अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और वह अपनी इन आवश्यकताओं को अपने अकेले व्यक्तिगत प्रयासों से पूरा नहीं कर सकते। उसका परिणाम होता है कि वह दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रियाएं करते हैं और इन्हीं अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है। सामाजिक व्यवस्था को जानने के पहले व्यवस्था को जानना आवश्यक है। किसी भी संरचना की इकाइयां जब इस प्रकार से परस्पर संबंधित हों कि वह एक प्रतिमान को प्रकट करती हों, वह प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे को एकता के सूत्र में पिरोती हों, एक दूसरे के साथ एक सूत्र में आबद्ध हों और एक दूसरे को क्रियाशील और गतिशील बनाए रखें, तब हम उसे सामाजिक व्यवस्था कहेंगे। व्यवस्था का तात्पर्य इकाइयों के संगठन एवं एकता से है। व्यवस्था स्थिरता नहीं वरन गतिशीलता एवं संतुलन की परिचायक है। व्यवस्था कभी भी स्थिर नहीं होती, कभी भी पूर्ण रूप से संतुलित नहीं होती और न ही उसकी पूर्ण रूप से भविष्यवाणी की जाना संभव होती है। थियोडोरसन ने अपनी पुस्तक ए मॉडर्न डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में कहा है कि अंतः संबंधित एवं परस्पर निर्भर अंगों से मिलकर बनने वाला संगठन जो एकता का निर्माण करता है, व्यवस्था है। कहने का तात्पर्य है, व्यवस्था वह है जिसमें इकाइयां एकता के सूत्र में आबद्ध होती हैं, परस्पर एक दूसरे के साथ होती हैं और परस्पर एक दूसरे को क्रियाशील बनाए रखती हैं, गतिशील बनाए रखती हैं और उन सबके परिणाम स्वरूप उनकी एक प्रतिमान प्रकट होता हो, तब उसे व्यवस्था कहेंगे। व्यवस्था की विशेषताएं, प्रत्येक व्यवस्था की अपनी एक संरचना होती है। जैसा कि अभी हमने कहा था कि अनेक इकाइयां होती हैं और ये इकाइयां परस्पर आबद्ध होती हैं और जब ये आबद्ध हो जाती हैं तब एक संरचना का प्रकट स्वरूप हमारे समक्ष आता है। जो व्यवस्था की अनेक इकाइयां हैं, उनका निर्माण व्यवस्था की ऐसी स्थितियों के परिणाम स्वरूप होता है जिसमें इकाइयां अपने निर्धारित स्थान पर रहती हैं और अपने निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार क्रियाओं का संपादन करती हैं। इकाइयों में एक निश्चित क्रमबद्धता पाई जाती है, बिखरी हुई नहीं होती, बल्कि उनका जो स्थान नियत होता है वे उसी स्थान पर कार्य करती हैं, संबद्ध होती हैं, गतिशील होती हैं। इकाइयों में एक प्रकार्यात्मक एकता पाई जाती है और इनमें गतिशीलता पाई जाती है। इस गतिशीलता का तात्पर्य है कि समय के साथ ये अपने आप को परिवर्तित भी कर लेती हैं और यह परिवर्तन लगातार जारी रहते हैं। व्यवस्था का तात्पर्य कभी भी संपूर्ण संतुलन से नहीं लगाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यवस्था परिवर्तनशील है। एक व्यवस्था जो आज हमें बहुत उपयोगी दिखाई दे रही है, हो सकता है समय और काल के अनुसार उसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो। विश्व में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, प्राकृतिक व्यवस्था और मानव निर्मित व्यवस्था। प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत दो भाग हैं इसके, सावयवी व्यवस्था और असावयवी व्यवस्था।
प्राकृतिक व्यवस्था का संचालन और नियंत्रण मानव के हाथ में नहीं होता, बल्कि यह प्रकृति के हाथ में होता है। यह स्वतः ही क्रियाशील होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं। उदाहरण के रूप में पृथ्वी का घूमना, दिन रात का होना, मानव शरीर या प्राणियों के शरीर का विकास, ऋतु चक्र इत्यादि। जैसा कि कहा, इसके दो भाग हैं। सावयवी व्यवस्था, सावयवी व्यवस्था का तात्पर्य है पेड़ पौधे एवं जीवित प्राणियों की शरीर व्यवस्था। शरीर का निर्माण अनेक अंगों से होता है और शरीर में प्रत्येक अंग का एक स्थान निर्धारित है और उस निर्धारित स्थान पर रहकर वह अपना कार्य करता है। सभी अंगों में एक प्रकार्यात्मक एकता पाई जाती है और उसी के परिणाम स्वरूप शरीर का संचालन होता है, अगली पीढ़ी का जन्म होता है, जो शिशु है या जो पेड़ पौधा है उसका विकास होता है और इसके पश्चात प्राकृतिक नियमों के अनुसार वह मृत्यु को भी प्राप्त होता है। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी है। असावयवी व्यवस्था, इसका उदाहरण सौरमंडल है। सौरमंडल का निर्माण अनेक छोटे छोटे तारों, चंद्रमा, सूर्य, ग्रहों और उपग्रहों के माध्यम से हुआ और यह गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से एक दूसरे के साथ संबद्ध है, आबद्ध है। यह प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही क्रियाशील और गतिशील है और मनुष्य का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। मानव निर्मित व्यवस्था, मानव निर्मित व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसका निर्माण और नियंत्रण मनुष्य के हाथ में है, जिसमें परिवर्तन और संशोधन भी मनुष्य स्वयं करता है। इसके चार भाग हैं: यांत्रिक अवस्था, व्यक्तित्व अवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। यांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत इसका निर्माण निर्जीव एवं भौतिक वस्तुओं द्वारा होता है, मनुष्य करता है। भौतिक वस्तुओं को अर्थपूर्ण रूप से क्रमबद्ध किया जाता है। इकाइयां यंत्रवत रूप से काम करती हैं, क्रियाशील होती हैं, गतिशील होती हैं। इसके उदाहरण के रूप में रेडियो, वायुयान, घड़ी, मशीनें आदि सम्मिलित की जा सकती हैं। यह सब यांत्रिक व्यवस्था के उदाहरण हैं। व्यक्तित्व व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था का निर्माण शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक पक्षों से होता है। सामाजिक व सांस्कृतिक गुण व्यक्तित्व के अंग बन जाते हैं, मानव द्वारा अर्जित किए जाते हैं। समाज एवं संस्कृति ही व्यक्तित्व को विशेष स्वरूप प्रदान करते हैं। समाज एवं संस्कृति का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है और इसलिए व्यक्तित्व को भी मानव निर्मित व्यवस्था माना गया है। सांस्कृतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था मानव द्वारा निर्मित है। मनुष्य संस्कृति का निर्माता है। पर्यावरण का निर्माण मनुष्य ने नहीं किया, परंतु संस्कृति का निर्माण उस पर्यावरण के सहयोग से मनुष्य ने किया है। संस्कृति के दो भाग हैं, भौतिक और अभौतिक। भौतिक जिन्हें देखा जा सकता है, अभौतिक जिन्हें देखा नहीं जा सकता। दोनों तत्व मिलकर सांस्कृतिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था मानव की एक बहुत महत्वपूर्ण अपूर्व कृति है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज अपने कार्यों का व्यवस्थित रूप से संचालन कर पाता है। इसका निर्माण मानव के सामाजिक संबंधों और अंतःक्रियाओं के द्वारा होता है। सामाजिक संबंध एवं अंतःक्रियाएं रीति रिवाज, कार्यप्रणाली, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, समूह, समिति, संस्था एवं नियंत्रण आदि के माध्यम से इस सामाजिक व्यवस्था को संचालित किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में प्राकृतिक व्यवस्था एवं अन्य प्रकार की मानव निर्मित व्यवस्था का सहयोग होता है, जिससे सामाजिक व्यवस्था अस्तित्व में आती है और निरंतर अपना कार्य संचालन करती है। जैसा कि हमने पूर्व चर्चा में कहा था कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले अपने व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं कर सकता। उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करना होता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तीन प्रकार से कर सकता है। अकेले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करना। समाज अत्यंत जटिल है और इस जटिल समाज में व्यक्ति अपनी अनंत आवश्यकताओं और सीमित साधनों के मध्य अपने को पाता है। समाज में जो साधन है वो सर्वसुलभ नहीं है, सबके लिए बराबरी से उपलब्ध नहीं है।
परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने अकेले के प्रयास के द्वारा नहीं कर पाता, और इसका परिणाम यह होता है कि वह अन्य व्यक्तियों के माध्यम से ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। दूसरों से छीनकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना। आवश्यकता पूर्ति करने का एक दूसरा प्रकार यह हो सकता है कि एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को समाज द्वारा स्वीकृत तरीके से पूरा करने के स्थान पर दूसरों से छीनकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर ले। परंतु यह समाज विरोधी तरीका है, विधि विरोधी तरीका है, और यह स्वीकार नहीं है, और कभी भी समाज इसकी आज्ञा नहीं देगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से वस्तुओं को छीनकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर ले। तो फिर एक तीसरा माध्यम बचता है, और वह माध्यम है सहयोग के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सहयोग के माध्यम से, अन्य व्यक्तियों के माध्यम से पूरा करे, और दूसरे व्यक्तियों को भी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग प्रदान करे। और इस सहयोग के लिए ही व्यक्ति को सामाजिक अंतःक्रियाएं करना पड़ती हैं, और इन्हीं अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है। मैकाइवर और पेज ने संपूर्ण समाज को एक व्यवस्था माना है। उनके अनुसार समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। समाज में अनेक संस्थाएं होती हैं, और यह एक दूसरे से संबंधित होती हैं, और व्यक्ति इन सब संस्थाओं की क्रियाओं में भाग लेता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति परिवार से लेकर पड़ोस, समुदाय, राज्य, धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं आदि से संबंधित होता है। समाज के अस्तित्व और निरंतरता के लिए सामाजिक व्यवस्था आवश्यक है। अव्यवस्थित समाज, व्यवस्थाहीन समाज का विघटन और विनाश हो जाता है। इसलिए मनुष्य ने अपने विकास प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया, और वह पशु अवस्था से आगे बढ़कर प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ, और इस सब व्यवस्था का परिणाम ही यह हुआ कि मनुष्य अपनी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण कर सका। सामाजिक व्यवस्था की अनेक इकाइयां जब परस्पर संबद्ध होकर प्रकार्यात्मक एकता के माध्यम से, गतिशीलता के माध्यम से संतुलित होकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करती हैं, तब उससे एक व्यवस्था का निर्माण होता है, और यह व्यवस्था किसी न किसी सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत ही क्रियाशील होती है। सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए पार्सन्स ने लिखा, सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रियाओं की संगठित प्रणाली है जिसमें अनेक कर्ताओं के द्वारा किए गए विभिन्न क्रियाओं का समावेश होता है, और यह क्रियाएं अनेक सामाजिक प्रतिमानों तथा सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित होते हैं। कालांतर में यह प्रतिमान संस्थात्मक रूप ग्रहण कर लेते हैं। जोन्स के शब्दों में सामाजिक व्यवस्था वह स्थिति है जिसमें समाज की विभिन्न क्रियाशील इकाइयां आपस में तथा समग्र समाज के साथ एक अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित होती हैं। इन दोनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक समाज में कुछ निश्चित प्रतीक होते हैं, और यह प्रतीक उस समाज के मूल्य और आदर्शों की व्यवस्था करते हैं। ये मूल्य और आदर्श समाज के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, और समाज के सदस्यों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा इनके अनुसार ही व्यवहार किया जाता है। उसके अनुसार ही उनसे भूमिका के निर्वाह करने की अपेक्षा की जाती है। समाज के सभी कर्ता एक दूसरे के मूल्यों और आदर्शों को जानते हैं और उनका आदर करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक अंतःक्रियाओं का जन्म होता है, और यह अंतःक्रियाएं सामाजिक व्यवस्था को जन्म देती हैं। सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं: एक से अधिक कर्ता। जब एक से अधिक व्यक्ति होंगे तभी परस्पर अंतःक्रियाएं होंगी। एक व्यक्ति अकेला अंतःक्रिया नहीं कर सकता, तो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण अनेक व्यक्तियों के सामाजिक संपर्क के परिणाम स्वरूप, सामाजिक अंतःक्रिया करने के परिणाम स्वरूप होता है। यह जो अंतःक्रियाएं होती हैं, यह अंतःक्रियाएं उद्देश्यपूर्ण होती हैं, किसी लक्ष्य को लेकर की जाती हैं, अपनी किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए की जा सकती हैं। वह अंतःक्रियाएं ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करती हैं, जो कि उद्देश्यपूर्ण होती हैं।
और सामाजिक व्यवस्था की इकाइयां परस्पर एक दूसरे के साथ क्रमबद्ध रूप से संबंधित होती हैं, तभी सामाजिक व्यवस्था का बोध होता है। इन इकाइयों के मध्य एक प्रकार्यात्मक एकता भी पाई जाती है। प्रत्येक इकाई अपने निर्धारित कार्य को पूरा करती है। उसी के परिणाम स्वरूप समाज में सामाजिक व्यवस्था स्थिर रहती है। सामाजिक व्यवस्था पर भौतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। भौतिक पर्यावरण, जिस भौतिक पर्यावरण में हम रह रहे हैं, उस भौतिक पर्यावरण के अनुरूप ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। हम बहुत ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं तो हमारे वस्त्र, आभूषण, संस्कृति ऐसी होगी जो हमारा ठंड से बचाव करती हो। गर्म प्रदेश में रह रहे हैं तो बात बदल जाएगी। सांस्कृतिक व्यवस्था से सामाजिक व्यवस्था संबंधित होती है। सामाजिक व्यवस्था का उद्देश्य, लक्ष्य एक ही होता है कि यह अपने प्रयासों के परिणाम स्वरूप मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे। हम कह सकते हैं कि सामाजिक अंतःक्रियाएं मनुष्य अपनी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, और इन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह जो अंतःक्रिया करता है, उन्हीं अंतःक्रियाओं से सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। मेरा विश्वास है कि सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा से संबंधित यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।